हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वन शॉट इंजीनियर में, जहां आज आपका भाई आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 5 लेके आया है, KCS 713। तो ये वीडियो एक 5 वीडियो सीरीज़ का पार्ट थी। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसमें पाँचों यूनिट मैंने कवर कर दिया, और ये पूरी यूनिट्स के साथ आपका पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। तो बहुत सिंपल यूनिट है। इसकी जो हमारे नोट्स हैं ये सब एक ही ट्यू के सिलेबस और क्वांटम के क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। और इसको इसको मैं अभी अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के तो वहाँ से इन सबको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हडूप, ठीक है। अब हडूप को समझो, ये आपने बिग डेटा में भी समझा होगा। चलो, अगर बिग डेटा एज ए सब्जेक्ट लिया था उनके लिए काफ़ी इजी होगा। तो हडूप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क था, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब इस पे अगर कोई भी डेवलपर आके अपने इम्प्रूवमेंट इस पे मर्ज कर सकता है। मर्ज मतलब सजेस्ट कर सकता है, और अगर वो यूज़फुल लगा तो फिर इसके डेवलपर्स उस इम्प्रूवमेंट को उससे ले लेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सारे डेवलपर आते हैं, अपनी तरफ से जितनी कंट्रीब्यूशन हो पाती है उसको करके वो सॉफ्टवेयर को बेटर बनाते हैं। इसी को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। तो इसका कोड ओपन है और कोई भी आके सजेस्ट कर सकता है। तो हडूप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क था, और इसका मेन काम डेटा को स्टोर और प्रोसेस करना है, ठीक है। स्टोरिंग और प्रोसेसिंग ये काफ़ी बड़े स्केल पे करता है, इसलिए ये स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर और मल्टीटास्किंग तीनों इसकी काफ़ी इनॉर्मस स्केल पे रहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करती हैं और बिजनेसेस भी यूज़ करते हैं। हडूप एक इकोसिस्टम है जिसको फ्रेमवर्क भी कहते हैं। ये एक फ्रेमवर्क कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग टूल्स कंसिस्ट करता है। इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग टूल्स हैं, जैसे कि HDFS है, यान है, मैप रिड्यूस है ना। ये सब कंपोनेंट बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। और ये सब हडूप की पावर और स्केलेबिलिटी का यूज़ करते हैं। पावर और स्केलेबिलिटी मतलब अभी हमने देखा कि हडूप कितना इनॉर्मस स्केल पे काम करता है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर, हडूप इसकी कैपेसिटी को ऐसे समझो यार। जब 1000 GB होते हैं तो उस यूनिट को हम लोग 1 TB कहते हैं, ठीक है। ये कुछ 100 TBs इन अ मैटर ऑफ मिनट्स ये प्रोसेस कर सकता है। और जब 1000 TB हो जाते हैं, टेराबाइट्स, उसको हम 1 पेटाबाइट कहते हैं। उस यूनिट पे इसको सिर्फ 1-2 घंटे लगते हैं पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस करने में। तो इसकी कंप्यूटिंग पावर अब आप समझ पा रहे होगे ना कि कितना ज़्यादा इनॉर्मस स्केल पे काम करता है। तो पावर और स्केलेबिलिटी ऑफ हडूप, ये सारे इसके जितने भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, ये सब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिग डेटा के सॉल्यूशंस, बिग डेटा मतलब वो सारा डेटा जो इतने बड़े स्केल पे एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक के जो रिपोर्ट्स आती हैं, इतना बड़ा ऐप है तो इसकी काफ़ी बड़ी रिपोर्ट्स रहती हैं। हर एक यूज़र की आइडेंटिटी, हर एक यूज़र का डेटा जो स्टोर होता है वो सबको बिग डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो बिग डेटा सॉल्यूशन यानी प्रोसेसिंग के सॉल्यूशंस इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, इसलिए ये फ्री भी है ना। और फ्री होने का मतलब इसमें बस आपको अपना जितने भी स्टोरेज का खर्चा है बस आपको वो देखना है। सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, बस आपको प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज का खर्चा पड़ता है, इसी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो मैप रिड्यूस एंड हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसको HDFS बोलते हैं, ठीक है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आर 2 कोर कंपोनेंट्स यूज टू मैनेज बिग डेटा। तो सबसे पहले आता है मैप रिड्यूस और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अभी हमने देखा कि ये स्टोरिंग और प्रोसेसिंग के काम आता है। तो HDFS क्या करता है, ये स्टोरिंग करता है, जबकि मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग करता है डेटा का, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस बहुत सिंपल है। फास्ट, ये काफ़ी फास्ट है क्योंकि ये डेटा को ना ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेता है। तो 64 KB या फिर 128 KB के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेता है, और उन्हीं के बेसिस पे ये प्रोसेस भी करता है उनको। अब इतनी छोटे छोटे ब्लॉक्स में अगर प्रोसेसिंग होगी तो वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। और पैरेलल प्रोसेसिंग भी करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से ही ये फास्ट हो जाता है, ठीक है। स्केलेबल, इसमें आप जितने चाहो उतने यूनिट्स ऐड कर सकते हो। यूनिट्स का मतलब नोड्स, स्टोरेज नोड्स, डेटा नोड, नेम नोड्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उसमें कंटिन्यूसली बढ़ा सकते हो। फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब ये बैकअप्स बना के रखता है डेटा का, ठीक है। डेटा को 3 से 4 अलग अलग जगह पे ये कॉपी करके रखता है। तो अगर एक नोड हमारा फेल हो जाए तो उसकी जगह दूसरा नोड एज अ बैकअप नोड काम करेगा। और कॉस्ट इफेक्टिव, अभी आपने समझा था कॉस्ट इफेक्टिव को, है ना। हमने बस स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर लगनी है, उसके अलावा आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ये ओपन सोर्स है, ठीक है। तो इसकी यूजेस पे आ जाओ एक बार। यूजेस ऑफ हडूप, ठीक है। यूजेस और फीचर्स, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ हडूप भी और फीचर्स ऑफ हडूप भी। तो यूजेस ये सारे हैं, ठीक है। फीचर्स वो सारे हैं जिन पर मैंने सर्कल कर रखा है। ये सर्कल ये फीचर्स दिखा रहे हैं, यानी कि पहले 3 पॉइंट्स हमारे फीचर भी हैं और यूजेस भी हैं, और बाकी सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लो कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है ना। इसके अलावा फीचर्स पे आओ। स्टोर्स एंड प्रोसेसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ पे आप वो ब्लॉक स्ट्रक्चर इसका मेंशन कर देना कि ये 128 या 64 KB के ब्लॉक्स में स्टोर करता है डेटा को, और उन्हीं स्टोर्स पे ये सारी प्रोसेसिंग करता है।
अब इतने ज़्यादा जब हमारे पास ब्लॉक्स हो जाते हैं तो उनके पास मैनेजमेंट होती है, और वो मैनेजमेंट ही आपकी स्केलेबिलिटी पे आ जाती है। उस मैनेजमेंट को अगर आप अच्छे से कर लेगा, जो ये ह्यूज कंप्यूटिंग पावर इसीलिए लेता है कि ये सारी मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग कर पाए, ठीक है। और बैकअप्स भी मेंटेन करने हैं, तो ये फॉल्ट टॉलरेंट भी हो गया। फॉल्ट टॉलरेंट आपको पता है, ये अगर कहीं डिजास्टर हो जाए तो डिजास्टर रिकवरी करने के काम में उस प्रोसेस को हम लोग फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। कोई नोड फॉल्टी निकल आया, ठीक है, तो उसको रिपेयर कर सकते हैं या फिर उसको हटा के एक दूसरा बैकअप उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यूजेस हमने बता दिए, इतने ये कुछ 5 यूजेस हैं, और फीचर इनमें से शुरुआत के 3 एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंट की जगह बैकअप करके एक्सप्लेन कर देना, और ह्यूज कंप्यूटिंग पावर में आप स्केलेबिलिटी मेंशन कर देना कि क्लस्टर्स यानी कि नोड्स ऐड और रिमूव करने बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। आप इसको चाहो तो स्केल अप कर सकते हो और चाहो तो स्केल डाउन कर सकते हो बहुत जल्दी। फिर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। इसके साथ आपके यूजेस और फीचर्स हो जाते हैं। अब हम आते हैं हडूप के मॉड्यूल्स पे। हडूप के मेनली 4 मॉड्यूल्स होते हैं, HDFS, यार्न, मैप रिड्यूस और हडूप कॉमन, ठीक है। तो सबसे पहले तो HDFS देख लो। HDFS मैंने आपको बताया था, ये स्टोरेज कंपोनेंट है। यहाँ फाइल्स आर ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स एंड स्टोर्ड इन नोड्स ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो HDFS में क्या होता है ना, इसमें एक नेम नोड होता है और वो बहुत सारे डेटा नोड से कनेक्टेड होता है। वो सारे डेटा नोड स्लेव हो जाते हैं और नेम नोड मास्टर हो जाता है। तो जो आपका हडूप है, ये बेसिकली HDFS और मैपरेड्यूस दोनों ये मास्टर स्लेव पे काम करते हैं। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में एक मास्टर रहता है और वो कमांड रखता है 3 से 4 स्लेव्स के ऊपर। अब आप जितने स्लेव यानी कि जितने नोड्स ऐड करना चाहो उतने पे उसका कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये ब्लॉक्स में ब्रेक कर देता है और इसी के बेसिस पे ये सारे ब्लॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके इन सारे नोड्स में स्टोर कर देता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यान पे। यान क्या है ना, YARN, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। अब येट अनदर का तो ऐसे ही है यार, रिसोर्स नेगोशिएटर समझो ये क्या होता है। जब आपको रिसोर्सेज चाहिए हो तो फिर आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको जॉब शेड्यूलिंग करनी हो, क्लस्टर मैनेजमेंट करना हो, रिसोर्स मैनेजमेंट करना हो, या फिर जॉब ट्रैकिंग या फिर नोड ट्रैकिंग करनी हो, तो ये सारे काम में आपका ये सॉफ्टवेयर ही है, इसके अंदर का कंपोनेंट है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये सारा काम करता है। जॉब शेड्यूलिंग भी ये करेगा और क्लस्टर मैनेजमेंट भी ये करेगा। बस क्लाइंट को यहाँ पे प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट देनी होती है और प्रोसेसिंग डेटा देना होता है। उस डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है नोड्स के ऊपर और मैप रिड्यूस जॉब्स जैसे जैसे रन करनी है, वो सारी प्रोसेसिंग और सारी कंप्यूटिंग यान करता है, ठीक है। तो ये इन रिसोर्सेज को नेगोशिएट करता है, बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट जो है मैप रिड्यूस। ये काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है HDFS के साथ हडूप का, ठीक है। तो ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क है, इसको हम पैरेलल कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं। पैरेलल मतलब हम लोग 3 से 4 अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं एक डेटा को और उनको अलग अलग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। पैरेलल कंप्यूटिंग अभी हमने पढ़ी थी, तो उसी में हम लोग एक डेटा को 3 से 4 अलग अलग में डिवाइड कर लो, अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स में। अब आप ब्लॉक्स का साइज़ आप खुद ही मेंशन कर सकते हो और उनको अलग अलग कंप्यूट कर लो। कंप्यूट करने से क्या होगा, आप पैरेलली एक डेटा को जल्दी कंप्यूट कर पाओगे। जल्दी कर पाओगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, हाई परफॉर्मेंस हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमको अच्छे से समझनी है तो फिर हम अभी मैप रिड्यूस पे आगे समझेंगे। तो ये पैरेलल कंप्यूटिंग का फ्रेमवर्क होता है। ये आपने अभी हमें देखा कि हमने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे डेटा को कन्वर्ट करता है सेट्स ऑफ डेटा में। ये डेटा था, हमने छोटे छोटे डेटा सेट में कन्वर्ट कर दिए और उनको की वैल्यू पेयर्स में रख दिए। अब की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैप रिड्यूस में सबसे इंपॉर्टेंट की वैल्यू पेयर्स है। अब मानो कि ये एक ये रोल नंबर है, ठीक है, ये नेम है। तो यहाँ पे नेम है राम और रोल नंबर है 1, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक की वैल्यू पेयर हो गया। की वैल्यू का मतलब ये वैल्यू है, यानी कि वो स्टूडेंट का नाम है और ये उसका रोल नंबर है, तो ये की है। अगर मुझको बहुत सारे स्टूडेंट्स में सर्च करना होगा राम को, तो फिर मैं उसका नाम नहीं याद रखूंगा, मैं उसकी की याद रखूंगा, ठीक है। वो की वो चीज़ होती है जो हमने असाइन करी होती है, जो हमको बाद में इटरेट करने में हेल्प करती है, वो की होती है। और उसके अटैच जो वैल्यू होती है, इस पूरे स्ट्रक्चर को टपल कहते हैं, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर टपल कहलाता है। तो इसी के बेसिस पे सारी मैप रिड्यूस की फंक्शनिंग होती है, ठीक है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो की वैल्यू पेयर्स में कंप्यूट करता है ये डेटा को, ठीक है। और आउटपुट इसका रहता है मैप टास्क, जो रिड्यूस टास्क में जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैप का आउटपुट जाता है, मैपिंग करने के बाद आप रिड्यूसिंग करते हो, रिड्यूसिंग में आप एक रिड्यूसर फंक्शन को रन करते हो इन सारे की वैल्यू पेयर्स पे, और उसके बाद आपको डिजायर रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। कि मैप रिड्यूस हो गया। फिर आते हैं हम हडूप कॉमन। हडूप कॉमन ये सारी डिपेंडेंसीज हैं, जैसे हर सॉफ्टवेयर अपनी अपनी डिपेंडेंसीज के साथ आता है ना। अगर कोई जावा प्रोग्राम है तो वो अपना JVM वर्जन के साथ आएगा, JDK वर्जन के साथ आएगा। तो वैसे ही हडूप में भी क्या जावा लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, तो ये भी अपने अपने जावा लाइब्रेरीज के साथ आता है, जिससे ये चारों काम करते हैं। और इसके अलावा अदर छोटे मोटे मॉड्यूल्स, यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, वो सारी मॉड्यूल्स भी इन सारी लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। और ये सारी जावा लाइब्रेरीज होती है ना, इन सबको हम हडूप कॉमन के अंदर लिस्ट कर देते हैं।
तो मेन 4 कंपोनेंट्स हो गए, स्टोरिंग करने के लिए, रिसोर्स नेगोशिएशन के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए और डिपेंडेंसीज के लिए। ठीक है, तो ये चारों को याद रखना, ये सारे हमारे हडूप मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हडूप का आर्किटेक्चर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हडूप का आर्किटेक्चर। अब हडूप आर्किटेक्चर में मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसको एक बार मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा, फिर एक एक चीज़ें मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो ये डायग्राम को आप ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉब ट्रैकर, ठीक है, और फिर नेम नोड। ये दोनों मेन कंपोनेंट्स होते हैं। मैप रिड्यूस लेयर पे जॉब ट्रैकर का काम आता है और HDFS लेयर पे नेम नोड का काम आता है। अभी मैंने आपको बताया कि मैप रिड्यूस डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। HDFS डेटा स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। डेटा स्टोरिंग में क्या क्या आता है? डेटा स्टोरिंग में आपका जितने भी डेटा स्टोरिंग यानी कि फाइल ओपनिंग, फाइल क्लोजिंग, फाइल रीनेमिंग, है ना, ये सारे डेटा नोड ऑपरेशन जितने भी होते हैं, या फिर रीड राइट करना, बैकअप क्रिएट करना, कॉपी करना, ये सारे डेटा ऑपरेशन ये सब HDFS का पार्ट है। और मैप रिड्यूस में जितनी भी जॉब शेड्यूलिंग, जॉब ट्रैकिंग और क्लाइंट नोड और जितना भी मैप रिड्यूस के फंक्शंस रन करने होते हैं, वो सारा काम जॉब ट्रैकर का होता है, ठीक है। तो ये जॉब ट्रैकर के बहुत सारे स्लेव्स हैं, क्योंकि ये मास्टर स्लेव पे काम करता है ना, मास्टर नोड पे। इसको मास्टर मत मानना, इसको मास्टर मत मानना, ये दोनों भी, ये डेटा नोड है इन्हीं सब की तरह, और ये भी टास्क ट्रैकर है इन्हीं सब की तरह। तो ये स्लेव है, बस ये दोनों यहाँ पे मास्टर्स हैं, ठीक है। तो मास्टर नोड में जॉब ट्रैकर का क्या काम है? ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है और इस वाले के साथ करता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा ये मास्टर नोड था और ये दोनों स्लेव नोड है, ठीक है। तो फिर जॉब ट्रैकर इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और अपनी जॉब्स को, जितने भी उनके लॉग्स बनते हैं ना जॉब्स में, जॉब के थ्रू आउट जितना भी उनको रिपोर्ट्स बनती है, वो सारी रिपोर्ट्स और लॉग्स वो इसको देती हैं, और ये पूरी शेड्यूलिंग करता है रिसोर्स मैनेजमेंट पे, ठीक है। फिर आते हैं HDFS पे। HDFS पे नेम नोड मेन है मास्टर, जो डेटा नोड्स को कमांड करता है बाकी सारे की, डेटा जो एक डेटा है ना, उसमें अगर कोई चेंज होगा तो फिर वो चेंज इसमें भी कॉपी होना चाहिए, वो चेंज इसमें भी कॉपी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी बनी रहनी चाहिए। अगर रिडंडेंसी बनी रहेगी तो फिर जब डिजास्टर रिकवरी का टाइम आएगा तो फिर हम लोग इसको या इसको यूज़ कर सकते हैं रिकवरी के लिए। तो नेम नोड का ये काम है कि फाइल ओपनिंग, फाइल क्लोजिंग, है ना, फाइल एडिटिंग और फिर जितना भी रेप्लिकेशन का काम है ये सारा नेम नोड देखता है। तो ये इस वाले डेटा नोड के साथ कोऑर्डिनेट करता है और इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ से एरो बना देना, ठीक है, ये डबल एंडेड एरो बना देना, क्योंकि ये लोग अपना लॉग्स भी इसको सेंड करते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस भी इस तरफ सेंड करता है। वैसे ही यहाँ पे ये लोग जॉब लॉग सेंड करेंगे और ये सब इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा। तो ये मैप रिड्यूस लेयर पे ये इनका काम रहता है और HDFS लेयर पे इनका काम रहता है, ठीक है। अब इन सबको इंडिविजुअली समझो। सबसे पहले आता है नेम नोड पे, ये वाला, ठीक है। तो नेम नोड है, ये सिंगल मास्टर सर्वर है हमारे HDFS में। यहाँ HDFS की बात हो रही है, ठीक है, मास्टर सर्वर ये भी है लेकिन ये मैप रिड्यूस लेयर पे है। तो ये HDFS में सिंगल मास्टर सर्वर है, और ये सिंगल मास्टर सर्वर होने की वजह से सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी बन जाता है। अगर नेम नोड ही काम नहीं कर रहा है तो फिर आपके कोई डेटा नोड्स पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर डिजास्टर रिकवरी का टाइम आएगा तो फिर डेटा नोड सारे इनकम्प्लीट है। अगर इसमें कोई चेंज हुआ है तो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हुआ है, तो ये सब में डेटा लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से अगर ये फेल हो गया तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो ये हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया नेम नोड। इसके अलावा इसके ऑपरेशंस पे आते हैं, फाइल ओपनिंग, क्लोजिंग, रीनेमिंग, ये सारी काम है नेम नोड की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा नोड। अभी हमने नेम नोड को देख लिया है और अब हम स्लेव को देखते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल डेटा नोड्स एग्जिस्ट करते हैं HDFS में, जबकि सिर्फ एक सिंगल मास्टर सर्वर नेम नोड के नाम पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आपको पता है हर एक डेटा नोड पे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। अब एक ब्लॉक साइजेस मैंने आपको बताया ना कि ये 128 KB भी हो सकते हैं या फिर 64 KB भी हो सकते हैं। ये दोनों के ये स्टैंडर्ड ब्लॉक साइजेस हैं आपके HDFS के लिए। फिर इनके ऑपरेशन पे आते हैं। अब जो डेटा नोड्स हैं ये सब ब्लॉक्स पे अपना कमांड रखते हैं, ठीक है, और ये सब रिपोर्ट किसको करते हैं? नेम नोड को करते हैं रिपोर्ट। तो ये लोग क्या क्या कर सकते हैं ब्लॉक्स पे, इसको देखो। मेन ऑपरेशन, ये ब्लॉक नया क्रिएट कर सकते हैं इस साइज़ का, डिलीट कर सकते हैं या फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब क्रिएशन, अगर हमको कुछ नया स्टोर करना है तो फिर हम नया ब्लॉक क्रिएट करेंगे, है ना। अगर हमको स्पेस का फ्री करनी है या फिर हमारा सारा डेटा कंप्यूट हो गया है और अब ज़रूरत नहीं है तो फिर हम डिलीट कर देंगे। अगर हमको डिजास्टर रिकवरी के लिए बैकअप्स मेंटेन करके चलना है रूटीनली, ठीक है, रूटीन के हिसाब से बैकअप बनाते रहना है, तो फिर हम रेप्लिकेट करते रहेंगे नए नए डेटा ब्लॉक्स में। तो ये सब नेम नोड के कमांड पे ये सारे फंक्शंस या फिर ये सारे ऑपरेशंस डेटा नोड करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये नीचे का हो गया हमारा, मतलब HDFS लेयर पे नेम नोड और डेटा नोड सारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं मैप रिड्यूस लेयर पे। तो मैप रिड्यूस लेयर पे एक चीज़ जॉब ट्रैकर होती है, ये जो यहाँ पे इसका मास्टर है। तो एक्सेप्ट मैप रिड्यूस जॉब्स फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट यहाँ पे अपने मैप रिड्यूस जॉब्स यहाँ पे दे देता है, और एक रिड्यूसर फंक्शन। अगर क्लाइंट को कस्टम तरीके से अपने डेटा को फिल्टर करना होगा ना, तो फिर वो एक अपनी तरफ से लिखा हुआ रिड्यूसर फंक्शन देगा।
लेकिन अगर उसको स्टैंडर्ड तरीके में करना है, सिर्फ डेटा को कंपेयर करके फिल्टर करना है, तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने देगा। तो ये नेम नोड का यूज़ करता है और उसी से डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है। तो नेम नोड में डेटा कैसे प्रोसेस करता है, जॉब ट्रैकर है, इसका काम सिर्फ जॉब ट्रैक करना है और ये सारी नेगोशिएशंस करना है। तो ये नेम नोड पे जाएगा, उसको बोलेगा मुझको इस डेटा ब्लॉक के इन्फॉर्मेशन दो। तो नेम नोड क्या करेगा, नेम नोड डेटा नोड से इन्फॉर्मेशन लेके उसको देगा। अब अगर वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन सिर्फ कॉपी नहीं करनी है, उसको वहाँ पे राइट भी करना होगा, तो वो सारी राइटिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो सब ये नेम नोड को देगा। नेम नोड क्या करेगा, नेम नोड वापस डेटा नोड्स को दे देगा फाइल ओपनिंग करके राइट करने के लिए कि ये सारे डेटा को राइट कर दो और हर एक नेम नोड में, सॉरी हर एक डेटा नोड में रेप्लिकेट कर दो। रेप्लिकेट करने से आपको पता ही है कि डिजास्टर रिकवरी में बैकअप बन गया आपका अच्छा खासा, है ना। तो ये जॉब ट्रैकर का काम था। फिर आते हैं टास्क ट्रैकर में। टास्क ट्रैकर यही सब स्लेव नोड्स हैं जॉब ट्रैकर के, ठीक है। ये स्लेव्स फॉर जॉब ट्रैकर होते हैं। ये टास्क रिसीव करते हैं और कोड रिसीव करते हैं जॉब ट्रैकर पे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर यूज़र को कोई कस्टम कोड रन करना होगा रिड्यूसर फंक्शन के लिए, तो वो भी दे देगा। तो जॉब ट्रैकर वहीं से एक्सेप्ट करता है और इनको दे देगा अपना कोड, और यही सारा कोड आपकी फाइल्स पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मैपर भी कहते हैं एक तरीके से। तो ये आपके चारों कंपोनेंट्स हो गए और हडूप का आर्किटेक्चर हो गया, मैप रिड्यूस लेयर पे भी और HDFS लेयर पे भी। अब हम मैप रिड्यूस को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस एक पैरेलल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क में पैरेलल का मतलब जब हम एक डेटा ब्लॉक को बहुत सारे छोटे छोटे डेटा ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं और उन सारे डेटा ब्लॉक्स को अलग अलग कंप्यूट करते हैं, मतलब पैरेलली कंप्यूट करते हैं, इसको पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इसी तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, जैसे एक सिस्टम है, इसके अंदर ये सारे क्या है, ये सब डेटा नोड्स हैं। डेटा नोड्स के अंदर क्या है, ये सब छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं और इन्हीं ब्लॉक्स में डेटा स्टोर हो रहा है। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में पैरेलल कंप्यूटिंग करके ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर्ड ही नहीं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। इसके पास दोनों कैपेबिलिटी है। इसके अलावा इसको कोई भी डेटा बेस में लोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पैरेलली उठा रहा है, कंप्यूट कर रहा है और स्टोर करते जा रहा है, ठीक है। इसके दो ऑपरेशन होते हैं मेनली, पहला मैपिंग होती है और रिड्यूसिंग होती है। अब मैप रिड्यूस आपको नाम से ही पता चल रहा है, दो ही ऑपरेशन होने वाले हैं। तो मैप रिड्यूस फॉलोज अ मास्टर वर्किंग अप्रोच। यहाँ पे मास्टर प्रोसेस जो होता है ना ये पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है और डायरेक्ट भी करता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़, चाहे आप डेटा कलेक्शन ले लो, डेटा सेग्रीगेशन ले लो, ये सब आपका सॉर्टिंग फंक्शन में आता है, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अमंग वर्किंग नोट्स ले लो, ये सब अभी हमने पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अमंग वर्किंग नोट्स ये आपका नेम नोट करता है ना। और उसको जो डेटा मिलता है और जो कोड मिलता है वो सब आपको जॉब ट्रैकर से मिलता है, ठीक है। ये भी आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैप रिड्यूस वर्किंग एंड फेजेस, ठीक है। इसमें दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक मैपर होता है, एक रिड्यूसर होता है। तो जो हमारा मैपर होता है ये सेट ऑफ डेटा लेगा और उसको टपल्स में ब्रेक करेगा। टपल्स की वैल्यू के पेयर्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ टेबल बनाई है ना, एक यहाँ पे नेम है, यहाँ पे उसका रोल नंबर है। तो ऐसे ही टपल्स में हमारा मैपर उसको ब्रेक कर देता है और इसी के बेसिस पे हमारा ये सारा आउटपुट रिड्यूसर के लिए इनपुट बन जाता है, ठीक है। तो रिड्यूसर टास्क टेक्स इट्स आउटपुट एज इट्स इनपुट एंड कंबाइंस द टपल्स इनटू स्मॉलर सेट ऑफ टपल्स। देखो रिड्यूसर का नाम ही रिड्यूसर है क्योंकि वो डेटा को एग्रीगेट करता है, कंबाइन कर देता है और फिल्टर कर देता है एक रिड्यूसर फंक्शन के बेसिस पे, और उसी के बेसिस पे उसकी कीज सेट होती है और कीज ऐसी कंबाइन कर देता है सारे डेटा को कीज के बेसिस पे, और फिर हमारे पास जो आउटपुट आता है इसका वो थोड़े स्मॉलर सेट ऑफ टपल्स होते हैं, ठीक है। स्मॉलर सेट मतलब थोड़े एग्रीगेटेड टपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैपर और रिड्यूसर है। तो अब हम आते हैं इसके फेजेस पे। इसके 7 फेजेस हैं। तो इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो शायद थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन इसका ईजियर वे मैं बताता हूँ, ठीक है। 7 में से 2 फेजेस तो ऐसे ही निकाल दो। इनपुट फेज में क्या होता है ना, जो रिकॉर्ड रीडर होता है ये रिकॉर्ड में से इनपुट फाइल को रीड करेगा और की वैल्यू फेयर्स में मैपर को दे देगा। ये रही तो सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात हो गई कि बस रीड करेगा इनपुट फेज में, और आउटपुट फेज में क्या होता है, ये रिड्यूसर से आउटपुट लिस्ट को रिकॉर्ड में वापस राइट कर देता है, ठीक है, रिकॉर्ड राइटर को यूज़ करके। तो इनपुट फेज और आउटपुट फेज तो ऐसे ही निकाल दो। अब हम आते हैं मैप पे। मैप पर क्या है, मैप वाले फेज में की वैल्यू पेयर्स को इनपुट ले लिया जाता है और उससे जीरो या उससे ज़्यादा की वैल्यू पेयर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। हमने की वैल्यू पेयर्स को इनपुट लिया और उसको जीरो या मोर की वैल्यू पेयर्स में इंटरमीडिएट कीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कीज़ की बात हो रही है। इंटरमीडिएट कीज़ क्या होती हैं, ये सब वो सारे की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो मैपर जनरेट करते हैं। ये एक फेज नहीं है, इन्हीं को हम लोग इंटरमीडिएट कीज़ कहते हैं, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट तो निकल गया, मैपर के अंदर ही इंटरमीडिएट कीज़ में निकल गई। कंबाइनर को बाद में देखेंगे, पहले हम रिड्यूसर पे आते हैं। तो रिड्यूसर यानी कि शफल एंड सॉर्ट में क्या होता है, ये इन्हीं सारी जो भी हमने देखी थी ना, यहाँ से की वैल्यू पेयर्स जो निकल रही थी यानी कि इंटरमीडिएट कीज, इन्हीं की वैल्यू पेयर्स को हमारा शफल एंड सॉर्ट फेज लेता है और उसको कीज के फॉर्म में लिस्ट में लगा देता है।
अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी जो लिस्ट होती है ना जिसमें यहाँ पे की यहाँ पे वैल्यू होती है, तो शफल एंड सॉर्ट क्या कर रहा है ये लोकल मशीन में डाउनलोड कर ले रहा है इन सबको। लोकल मशीन में डाउनलोड करने के बाद ये इन सबको एक लिस्ट में फॉर्म कर ले रहा है ईजी इटरेशन के लिए। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या था टपल का, कि हम इजीली इटरेट कर पाए। तो शफल एंड सॉर्ट ने इसको इटरेशन के लिए अपने हिसाब से सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं रिड्यूसर पे। ये एक तरीके से रिड्यूसर के लिए काम को इजी कर देता है, क्योंकि रिड्यूसर को क्या करना है, ये सारी जो ग्रुप है की वैल्यू डेटा जो हमने अभी ग्रुप करके रखा है इसके लिए आउटपुट लिस्ट में, तो यही ग्रुप डेटा को ये लेता है इनपुट में और इस पर एक रिड्यूसर फंक्शन रन करता है। रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है, डेटा को मैंने आपको बताया था एग्रीगेट कर देगा और फिल्टर कर देगा और कंबाइन कर देगा। तो ये कंबाइन करने से क्या होता है ना ये हमारे ये भी जीरो या फिर मोर की वैल्यू पेयर्स दे देगा। तो रिड्यूसर ने क्या किया, शफल एंड सॉर्ट से रिड्यूसर ने ग्रुप में की वैल्यू पेयर्स ले लिए और उस पर रिड्यूसर फंक्शन रन कर दिया। अब रिड्यूसर से भाई नाम तो पता चल रहा है कि ये रिड्यूसर फंक्शन रन करेगा। आउटपुट और इनपुट फेस हम देख चुके थे, मैपर के देख चुके थे, और मैपर के अंदर जो इंटरमीडिएट कीज होती है वो भी देख चुके थे। इसके अलावा शफल एंड सॉर्ट भी देख चुके हैं। अब हम आते हैं कंबाइनर पे। कंबाइन अभी हमने देखा ना रिड्यूसर क्या कर रहा है, इसने क्या किया, रिड्यूसर फंक्शन रन किया, डेटा को एग्रीगेट किया, फिल्टर किया, कंबाइन किया। कंबाइनर क्या होता है, ये वही है बस थोड़े छोटे स्केल पे करता है। ये लोकल रिड्यूसर कह सकते हैं इसको। ठीक है, लोकल रिड्यूसर क्यों, क्योंकि ये भी सिमिलर डेटा को आइडेंटिफाइबल सेट्स में ग्रुप करता है। अब सेट्स में ग्रुप हो गया तो फिर यूजर डिफाइंड कोड इस पर रन कर देगा। यहाँ यूजर डिफाइंड कोड यहाँ पे इंटरमीडिएट कीज पर रन हो रहा है। इंटरमीडिएट कीज आप जानते हो, इन्हीं पे यूजर डिफाइंड कोड रन हो रहा है जो डेटा को एग्रीगेट कर दे रहा है मैपर की वैल्यूज के लिए। और रिड्यूसर क्या कर रहा है, ये रिड्यूसर फंक्शन के कोड को रन कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से कंबाइनर और रिड्यूसर सिमिलर है, क्योंकि ये भी की वैल्यू पेयर्स इनपुट ले रहा है, ये भी की वैल्यू पेयर्स इनपुट ले रहा है, ये रिड्यूसर फंक्शन रन कर रहा है, ये यूजर डिफाइंड कोड रन कर रहा है। ठीक है, ये भी जीरो या मोर की वैल्यू पेयर्स को आउटपुट में दे रहा है और ये भी जीरो या मोर की वैल्यू पेयर्स को आउटपुट में दे रहा है। इसका आउटपुट कहाँ जाता है, इसका आउटपुट शफल एंड सॉर्ट में जाएगा। शफल एंड सॉर्ट में हमने देखा ये की वैल्यू पेयर्स को इनपुट लेके लोकल मशीन में डाउनलोड कर लेगा, उसके बाद लिस्ट में फॉर्म कर देगा। लिस्ट में क्यों फॉर्म करेगा, कि इटरेशन हमारा ईजी हो जाए। उसके बाद आता है हमारा मेन रिड्यूसर। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स को ग्रुप कर लिया, उन्हीं पे रिड्यूसर फंक्शन रन कर दिया। रिड्यूसर फंक्शन से क्या हुआ, हमारा डेटा फिल्टर हो गया, कंबाइन हो गया, एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट मतलब एक की के अंदर 3 से 4 वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसको कहते हैं एग्रीगेशन। यहाँ देखो, यहाँ एक की के अंदर एक वैल्यू है, मानो एक की के अंदर जो 61 होगा, इसके अंदर मैं यहाँ से लाइन से उन सारे लोगों के नाम लिख दूँ जो 61 है इसके, तो एक की में इतनी सारी वैल्यू आ गई। इसको कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया। मानो यहाँ पे अगर मैंने लिखा होता एज के हिसाब से, तो यही सारे नाम को यहाँ अलग अलग लिख देते हैं कि यहाँ पे एक यश नाम का बंदा है वो भी 61 का है, एक तरुण नाम का बंदा है वो भी 61 का है। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ को एक में कन्वर्ट कर दिया, एक की और बहुत सारी वैल्यूज़। ये हमारा रिड्यूसर फंक्शन ने किया है। ठीक है, एग्रीगेट कर दिया, फिल्टर कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो इसके साथ आपको मेरे ख्याल से सारे फेजेस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट फेज और आउटपुट फेज निकल गया, तो उसके बाद मैपर आया, मैपर ने की वैल्यू पेयर्स में कर दिया और उसी की वैल्यू पेयर्स को हम इंटरमीडिएट कीज बोलते हैं। अब इसको यहाँ पे अगर तुम इसी फॉर्म में समझोगे तो इन्हीं इंटरमीडिएट कीज पे हम लोग कंबाइनर को रन करते हैं। ठीक है, कंबाइनर ने इसी इंटरमीडिएट कीज को रन किया और आइडेंटिफाइबल सेट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये सारे आइडेंटिफाइबल सेट्स गए शफल एंड सॉर्ट पे। शफल एंड सॉर्ट पे आपको पता ही क्या होता है, इजी इटरेशन के लिए उसने लिस्ट बना दी। ठीक है, टपल्स की, यही टपल्स रिड्यूसर में गया, फिर आउटपुट फेज में चले गए। आउटपुट फेज में क्या होता है, आउटपुट फेज में यही वैल्यू जो आउटपुट में आई है यहाँ से, वो सब रिकॉर्ड राइटर के थ्रू हम लोग वापस से रिकॉर्ड में लिख देते हैं। रिकॉर्ड मतलब डेटा नोट्स। डेटा नोट्स पे एक्सेस किसका है, नेम नोट का। ठीक है, तो नेम नोट का यूज़ करके हम डेटा नोट्स पे रिकॉर्ड राइटर से आउटपुट फेज में ये सारी चीज़ों को मेंशन कर देते हैं। इसी के साथ आपका मैप रिड्यूस खत्म हो गया। देखा कितना ईजी था, कोई इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स ऐसे याद हो गए। इसके बाद हम आते हैं फीचर्स ऑफ और वर्किंग पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैप रिड्यूस एंड करते हैं। तो फीचर्स देखो, शेड्यूलिंग हो गई। शेड्यूलिंग कैसी हुई, क्योंकि यहाँ पे जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी जॉब शेड्यूलिंग हो जा रही है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन, अब क्योंकि ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है इसलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बहुत मैटर करता है। और यही यहाँ पे जो हमारा नेम नोड और जॉब ट्रैकर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारे डेटा नोड्स और सारे टास्क ट्रैकर्स को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही कमांड देते हैं, सब लोग वही एक कमांड फॉलो करते हैं। इसी वजह से सारा काम हमारा सिंक्रोनाइजेशन में यानी कि सिंक में होता है। ठीक है, और को लोकेशन ऑफ कोड एंड डेटा, इसका मतलब क्या होता है ना, जो हमारा डेटा होता है जो जिस पर हम काम कर रहे हैं, और जो हमारा कोड होता है जो हमारा काम कर रहा है, ये दोनों सेम डिवाइस पे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो को लोकेशन ऑफ कोड एंड डेटा। चौथा फीचर देखो, हैंडलिंग ऑफ एरर्स एंड फॉल्ट्स। यहाँ पे एरर्स आ गई या फिर फॉल्ट्स आ गई तो उसको हैंडल कर लेगा। अगर फॉल्ट आ गई तो फिर डिजास्टर रिकवरी यानी बैकअप को रिकवर कर लेगा। ठीक है, एरर आ गया तो फिर वो आप रिपेयर कर सकते हो। और हमारा लास्ट फीचर इसका स्केल आउट आर्किटेक्चर है। अब हम जितने चाहें उतने डेटा नोड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये स्केल आउट आर्किटेक्चर बन जाता है।
अब हमने पूरी फेजेस समझ ली हैं, तो फिर वर्किंग तो बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। देखो 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या किया, डेटा सेट को सेट ऑफ रिकॉर्ड्स में डाल दिया, और वही सेट ऑफ रिकॉर्ड्स में हम लोग डेटा को इटरेट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आउटपुट लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं मैपर फंक्शन की वजह से। पैटर्न्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने मैपर फंक्शन से इंटरमीडिएट कीज बनाई थी ना, वही हमारा पैटर्न एक्सट्रैक्ट करने का काम आ गया, और वो मेन हमारा मैपर का फंक्शन था, ठीक है। फिर इसी आउटपुट लिस्ट को हम ऑप्टिमाइजेशन और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने का काम किसका था, ये शफल एंड सॉर्ट वाले फेज का काम था। तो आउटपुट लिस्ट में वो कन्वर्ट करता था ना इजी इटरेशन के लिए, तो वो उसका ऑप्टिमाइजेशन हो गया और फर्दर प्रोसेसिंग हो गई। इसके आगे हमने कंप्यूटर सेट ऑफ रिजल्ट्स यू बाय रिड्यूसर, उसके बाद क्या आता था, रिड्यूसर ही आता था, और फिर रिकॉर्ड राइटर की मदद से फाइनल आउटपुट लिख देते थे, ठीक है। तो फेजेस और वर्किंग साथ में जाती हैं, फेजेस याद हो गए तो फिर वर्किंग आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ आपका पूरा मैप रिड्यूस खत्म होता है। अब हम आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स देखिए यार, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इस पर कोई भी डेवलपर आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है फॉर वर्चुअलाइजिंग x86 कंप्यूटिंग। x86 मतलब जो 32 बिट प्रोसेसर होते थे ना, उनको x86 प्रोसेसर्स भी बोलते हैं। और इन्हीं पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना आजकल के, वो सब इतने अच्छे से रन नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि विंडोज़ 10 मान लो, कोई पेंटियम पे सपोर्ट नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई वो इतना हार्डवेयर केपेबल नहीं है। तो हम लोग इस पर किसका यूज़ करते हैं ना, विंडोज़ 10 रन करने के लिए हम लोग वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करते हैं। ये एक हाइपरवाइजर होता है जो दूसरे ओएस पर रन करता है। अब मानो मेरे पेंटियम पे विंडोज़ 7 चल रहा है, मुझको इस पर विंडोज़ 10 चलाना है, तो मैं वही विंडोज़ 7 पे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया। इस केस में हमारा विंडोज़ 7 पे, ठीक है। आप चाहो तो इसको मैक पे भी कर सकते हो। तो जहाँ पे भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे उसको हम होस्ट ओएस बोलते हैं। हमारे इस केस में विंडोज़ 7 जिसके ऊपर ही इंस्टॉल चल रहा है, इसको हम लोग होस्ट ओएस बोल देंगे। और इसी ओएस पे जो हम लोग जो ओएस चलाएंगे, अब हमने इंस्टॉल तो कर दिया, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओएस चलाने वाले हैं। उसी ओएस पे जो हमारी वर्चुअल मशीन पे चलेगा उसको हम गेस्ट ओएस बोलते हैं, ठीक है। होस्ट ओएस वो है जिस पे ये चल रहा है, गेस्ट ओएस वो है जिस पे हमारा होस्ट ओएस का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। फिर क्या आता है, यूज़र कैन सेट सीपीयू डिस्क रैम फॉर वीएम। अब आप यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास हर एक चीज़ पे कंट्रोल है उसका, सिर्फ सीपीयू डिस्क रैम या वीएम पे नहीं। ये सब तो बेसिक कंट्रोल्स हैं ही आपके पास। इसके अलावा आप नेटवर्किंग देख सकते हो, इसके अलावा आप क्लिपबोर्ड की सेटिंग्स देख सकते हो, ठीक है। आपके जो रीड राइट स्पीड्स हो सकते हैं आप उनको भी अरेंज कर सकते हो। वर्चुअल बॉक्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और वीएम्स कैन बी पॉज या रिज्यूम व्हेन नीडेड। अब यहाँ तो वहाँ पे चलाते चलाते वीएम को पॉज कर दो। पॉज करने का मतलब वो स्लीप मोड में नहीं जाएगा, वो उसी स्टेट में वो पॉज हो जाएगा। और जब आप चाहो उसको रिड्यूस, आप उसको रिज्यूम कर सकते हो। रिज्यूम का मतलब, आपने मानो कि कोई डेटा प्रोसेस कर रहे थे, आपने अचानक से उसको पॉज कर दिया, वो डेटा डिलीट नहीं हो रहा है, वो प्रोसेसर भी उसी सेकंड पे रुक जाता है। और आप जब चाहो 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, जब भी चाहो आप उसको रिज्यूम कर सकते हो, और वो उसी स्टेट से रिज्यूम होगा जहाँ पे वो था। तो ये पूरा ओएस ही एक बार के लिए पॉज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फीचर है। आप जब चाहो पूरे सिस्टम को पॉज और रिज्यूम कर सकते हो। आप दूसरा ओएस चला सकते हो जिसको गेस्ट ओएस बोलते हैं। ये आपका होस्ट ओएस पर रन होता है। आप यहाँ पे इतनी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने वीएम के लिए, ठीक है। ये हाइपरवाइजर की तरह काम करता है जो दूसरा ओएस पर रन होता है। और ये 32 बिट प्रोसेसर्स के लिए सबसे ज़्यादा वर्चुअलाइजिंग का काम करता है। ये वर्चुअल बॉक्स था। इसमें आप जितना बना के लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। फीचर्स भी लिख सकते हो। इसके एडवांटेजेस वैसे पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पूछ लिया तो यही लिख देना कि ये बेटर कंप्यूटिंग है, हम एक के अंदर दूसरा कंप्यूटर चला सकते हैं। ये सिर्फ विंडोज़ वगैरह चलाने के लिए नहीं है। आप अपने वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करके अपने होस्ट ओएस पे आप मैक चला सकते हो, आप लिनक्स भी चला सकते हो, यूनिक्स भी चला सकते हो। कोई भी आर्किटेक्चर जो ओवीएफ फॉर्मेट में आ सकता है, या फिर आपको आईएसओ मिल जाएगी, उसी आईएसओ को आप इस पर रन कर सकते हो, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स बहुत अच्छा है। इसके बाद हमारे पास आता है गूगल ऐप इंजन। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है गूगल ऐप इंजन, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म आपको देता है कस्टमाइजेशन और डिप्लॉयमेंट के लिए, और ये यही इसकी यूटिलिटी सर्विस है, ठीक है। तो ये डेवलपर्स जो होते हैं ना, डेवलपर्स और एंटरप्राइजेस दोनों को दोनों को ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, Tier 1 इंटरनेट सर्विस, और होस्टिंग के साथ प्रोवाइड करता है। अब आप चाहे यहाँ पे अपना वेब ऐप होस्ट करके रन कराना चाह रहे हो, या फिर आपके पास कोई दूसरी लैंग्वेज पे ऐप है, आप उन सबको रन करा सकते हो। तो रिक्वायरमेंट्स देख लो यार, ये सिर्फ जावा और पाइथन ऐप्स रन करता है। तो देखो, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ऐप इंजन सिर्फ जावा और पाइथन की कुछ कुछ लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट लैंग्वेज का ऐप है, तो फिर आप उसको मॉडिफाइड वर्जन के साथ यूज़ कर सकते हो गूगल ऐप इंजन के, ठीक है। मॉडिफाइड वर्जन के साथ ये बाकी सारी लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है, जैसे कि रूबी हो गया, है ना। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो जावा और पाइथन से अलग है, और वो इनको सपोर्ट यहाँ पे करता है। इसके अलावा हमारा जो जितना भी डेटा यहाँ से स्टोर होगा ना, अब देखो गूगल ऐप इंजन ये एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम का पार्ट है। ये गूगल क्लाउड के इकोसिस्टम का पार्ट है, इसीलिए ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन तो देगा, लेकिन ये बेसिकली जीसीपी की बिग टेबल में ही अपना सारा डेटा स्टोर करता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेटेड है।
तो ये हमारा क्लाउड के बिग टेबल में स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि गूगल ऐप इंजन और ये सब जीसीपी का ही पार्ट है, ठीक है। बिग टेबल भी इसी का पार्ट है, ये एसक्यूएल क्वेरीज भी रन कर सकता है और स्टोर कर सकता है। तो ये मेनली बिग क्वेरी का यूज़ करता है। बिग क्वेरी क्या है? ये भी एक जीसीपी इकोसिस्टम में एक क्वेरी रनिंग सॉल्यूशन है, जैसे कि बिग टेबल है, जैसे कि गूगल ऐप इंजन है, ये सब जीसीपी का पार्ट है, ठीक है। और ये सब इसलिए इंटीग्रेटेड है कि अगर आपको इसको यूज़ करना है तो फिर इनका यहाँ पे भी फ़ायदा होना चाहिए, क्वेरी रन करनी है तो फिर यहाँ पे भी फ़ायदा होना चाहिए। इसी वजह से ये सब रिलेट करके रखते हैं। तो एसक्यूएल रन के लिए, एसक्यूएल मतलब क्वेरी लैंग्वेजेस रन करने के लिए आपको बिग क्वेरी मिलेगा और स्टोर करने के लिए बिग टेबल मिलेगा। ये मेनली कस्टम ऐप्स भी सपोर्ट कर सकता है अगर आप मॉडिफाइड वर्जन का यूज़ करें, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन ही कर चुका हूँ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अमेजोन का है ना, अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट 2, इसके परफॉर्मेंस में ये ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो आपका गूगल ऐप इंजन है, ये AWS EC2 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये एडमिन का जो काम होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन और अननेसेसरी टास्क को ये रिमूव कर देता है। इसको रिमूव करने से क्या होगा? आपका जो राइट एंड डिप्लॉय का मेन काम था, जिसके लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो गूगल ऐप इंजन का मेन काम क्या था? उसका मेन काम था कि आप वेबसाइट डालो, ऐप बनाओ और यहाँ पे होस्ट कर दो। अगर मैं यहाँ पे बेमतलब का फालतू का एडमिनिंग काम दे दूँ, एडमिनिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा काम, या फिर ऑन अननेसेसरी टास्क, शेड्यूलिंग वगैरह, वो सारा काम अगर मैं आप ही को करने दूँ, तो फिर आपका जो मेन एम था ना राइट स्लैश डिप्लॉय का, कि सीधा मैं लिखूँ और डिप्लॉय कर दूँ, फिर कोई इंप्रूवमेंट आए तो फिर मैं लिख के मर्ज कर दूँ, ये सारा काम आपको स्ट्रीमलाइन नहीं रह जाएगा। इसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये एलिमिनेट कर देता है ये सारी चीज़ों को, ठीक है। ये सब वहाँ पे खुद ही मैनेज हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके AWS EC2 से ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। और इसमें वही है कि ये जितनी भी रिक्वेस्ट है ना, ये 5 मिनट लिमिट का ये रखता है और उसके आगे ये आपको कॉस्ट करने लग जाएगा। बेसिकली इसकी सारी सर्विसेज फ्री रहती हैं। फ्री CPU मिलेगा, फ्री स्टोरेज मिलेगा, फ्री API मिलेगा, फ्री ट्रायल के सब्सक्रिप्शन के अंदर। उसके आगे जब आप एक लिमिट क्रॉस कर दोगे यूसेज की, उसके बाद यूसेज बेसिस पे आपके रेट्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। CPU का पर आवर पे, या फिर जो भी आप कंडीशन पे CPU ले रहे हो, जो भी स्टैंडर्ड का CPU ले रहे हो, है ना, वो सब पे, स्टोरेज पे आप जितनी क्वालिटी की स्टोरेज ले रहे हो, API कॉल जितनी आप मेक कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब के बेसिस पे आपके बिल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसी वजह से मेंबरशिप में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस पे। पहले एडवांटेजेस देखो यार, पहले एडवांटेज है फीचर रिच मार्केट प्लेस है। फीचर रिच का मतलब जो हमारा मार्केट प्लेस है ना यहाँ पे, जिसको स्टोर कहते हैं, GAE का स्टोर, तो उसमें बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे फीचर यानी एड ऑन्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ से कोई भी अपना निकाल सकते हो, अपने वेबसाइट या फिर अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करके क्या होगा? इंटीग्रेट करने के बाद आपका वो फीचर वहाँ पे काम करेगा और उसकी रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। तो फिर इसके अलावा सपोर्ट 500 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में 500 से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ब्राउज करने के लिए, ठीक है। और ये लिमिट नहीं है, ये इंक्रीज हो सकती है। इसको इसके आगे अगर आप अपग्रेड करना चाहो अपना प्लान, तो ये 5 मिनट से भी ऊपर चली जाएगी। मतलब बेसिकली एक डिसेंट वेबसाइट बनाने के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कोई मेंटेनेंस भी तो नहीं लग रही है ना, और कोई सर्वर एडमिन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। बेसिकली गूगल अकाउंट जितने हैं, क्योंकि सिंस ये गूगल मार्केट प्लेस का ही काम है, गूगल इकोसिस्टम का पार्ट है, तो ये गूगल अकाउंट्स के साथ अच्छा काम करता है। बेटर एक्सेस विद गूगल अकाउंट्स, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है ना गूगल के अंदर, और ये ईजी टू डिप्लॉय है, ठीक है। ये क्यों ईजी टू डिप्लॉय, मैंने अभी आपको बताया। जो अभी आपका मेन चीज़ थी राइट स्लैश डिप्लॉय, इस वाली फंक्शनैलिटी को ये स्ट्रीमलाइन करके रखता है, सारे एडमिन और अननेसेसरी टास्क को रिमूव करके, ठीक है। जब मेंटेनेंस नहीं रहेगी, कोई सर्वर एडमिन का काम नहीं रहेगा, तो बेसिकली बस आप ही का काम है अपना ऐप राइट करिए और डिप्लॉय कर दीजिए। इसी वजह से ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब हम आते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि आपकी जो वेबसाइट की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, जैसे 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 आप वेबसाइट में या तो ज़्यादा पेजेस ऐड करते जाओ, है ना, या फिर ज़्यादा फीचर्स ऐड करते जाओ। तो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये फुल टेक्स्ट सर्च API प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ये उसकी एडिशन सपोर्ट नहीं करता आपकी वेबसाइट पे। अगर सिक्योर सॉकेट लेयर की एडिशन नहीं सपोर्ट होगी, तो फिर आपका जब आप ब्राउज कर रहे होगे तो फिर कोई भी हैक कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मतलब साइट आपकी वल्नरेबल हो जाएगी, ठीक है, अटैक्स के लिए। तो उसके अलावा फाइल सिस्टम के बहुत सारे स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स होते हैं जो एक्सेसिबल नहीं रहते, और पाइथन में भी और जावा में भी सिर्फ कुछ ही वर्चुअल मशीन के रन्स कर पाओगे, ठीक है। इतनी एक्सेसिबिलिटी ये नहीं प्रोवाइड करता। अब हम फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स क्या है? परसिस्टेंट क्वेरी, यानी कि अगर आप कोई क्वेरी लिख के छोड़ दो और आप उसको बाद में एक्सेस करना चाहो तो वो उसी स्टेट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। परसिस्टेंट क्वेरी का फीचर होता है। इसके अलावा सॉर्टिंग ट्रांजैक्शन स्टोरेज भी कर सकते हो आप, ठीक है। स्केलिंग अप एंड लोड बैलेंसिंग, जैसे स्केलिंग अप होती है ना, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन, ये सब सर्वलेस फंक्शंस। इसके अलावा लोड बैलेंसिंग, ये सारा आपको ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है, गूगल ऐप इंजन में। और ऐप इंजन में API रहती है मेलिंग और ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन काफ़ी आसान पड़ जाता है।
इसके अलावा ये टास्क क्यूज का हेल्प लेके सिर्फ वेब रिक्वेस्ट के अलावा और भी सारे काम यानी और भी सारे वर्क्स ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। टास्क क्यूज की हेल्प लेके ये वो परफॉर्म वर्क्स आउटसाइड ऑफ अ वेब रिक्वेस्ट। इसके अलावा टास्क शेड्यूलिंग आ जाती है। टास्क शेड्यूलिंग अगर आपको कोई बिगर ट्रिगर इवेंट्स हैं कि अगर कोई इंसान ये वाला इवेंट कॉज करता है उसके बाद से इतने सारे प्रोसेस शुरू हो जाने चाहिए, ऐसे कोई ट्रिगर इवेंट्स होते हैं ना, ये सारे आप टास्क शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डायनामिक वेब सर्विंग होती है, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ये तो फीचर्स हो गए। और सर्विसेज आ जाओ, यूआरएल फेचिंग सर्विस, मेलिंग सर्विस, गूगल अकाउंट्स, ठीक है। डेटा स्टोरेज, इमेज मैनिपुलेशन। इमेज मैनिपुलेशन का मतलब आप अपनी वेबसाइट में इमेज ऐड कर सकते हो या फिर आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। मैम कैश यानी मेमोरी कैश, तो जो आपकी मेमोरी होती है उसमें थोड़ा एरिया कैश कैश मेमोरी पे जानते हो ना, जो फास्ट एक्सेस मेमोरी होती है, फास्ट एक्सेस या फिर हाई स्पीड मेमोरी कहते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल होता है। और शेड्यूल टास्क एंड टास्क यूज, अभी हमने टास्क यूज देखा था। वेब रिक्वेस्ट के अलावा और भी जो वर्क्स हो सकते हैं उनको भी परफॉर्म करता है ये टास्क यूज की हेल्प करके। और जो स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट हैं उनको ये टास्क शेड्यूलिंग किस थ्रू यूज़ कर सकता है। टास्क शेड्यूलिंग में ट्रिगर बेस्ड इवेंट्स भी होते हैं और टास्क यूज में वेब रिक्वेस्ट के अलावा इवेंट्स होते हैं। तो इसकी सर्विसेज हो गई। इसी के साथ आपका गूगल ऐप इंजन खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ओपन स्टैक है। ओपन स्टैक क्या होता है ना, ओपन स्टैक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका हडूप था। उसमें भी यही है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके लिए ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ये बेसिकली क्लाउड डिप्लॉयर या फिर मैनेजर ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये सपोर्ट करता है जेन आर्किटेक्चर को, वीएमवेयर आर्किटेक्चर को, और कर्नल बेस्ड वीएम को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट डिप्लॉयमेंट्स तो करता ही करता है, उसके अलावा ये बेयर मेटल और हाई परफॉर्मेंस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ करता है। एचपीसी मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, और बेयर मेटल मतलब जो आप बेयर मेटल पे कहते हैं ना, अभी हमने इससे पहले जब वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था उसमें हमने बेयर मेटल पढ़ा था कि हम जब एकदम हार्डवेयर लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करते हैं ना उसको हम बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ये दोनों वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ को ही सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसकी स्केलेबिलिटी और सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी है मैसिव स्केल्स पे, और इम्प्लीमेंटेशन और कन्फिगरेबल भी है। ये कन्फिगरेबल मतलब ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो एपीआईज होते हैं, ईच कंपोनेंट यानी कि इसमें कुछ 9 कंपोनेंट्स हैं और ये सारे कंपोनेंट्स एपीआई से कन्फिगरेबल हैं, ठीक है। आपको एक्सेस करने के लिए सिर्फ एपीआई को रन करना होगा, तो इसके कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। अब इसके देखो कंपोनेंट्स आपको थोड़े नाम से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है नोवा, ये प्राइमरी कंप्यूट इंजन है। नो ओपन स्टैक में ऐसे ही नाम मिलेंगे, नोवा, स्विफ्ट, सिंडर या फिर हीट, ऐसे नाम मिलेंगे आपको। तो आपको डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को, लेकिन फिर भी कोशिश करना याद करने की, क्योंकि नोवा प्राइमरी कंप्यूटिंग इंजन है और ये सारी कंप्यूटिंग और वर्चुअल मशीन क्रिएशन, डिलीशन, एडिटिंग, टेम्पलेट बेस्ड, ये सारा काम नोवा करता है, ठीक है। फिर स्विफ्ट आता है। स्विफ्ट का क्या काम है, ये स्टोरेज सिस्टम है ऑब्जेक्ट और फाइल्स के लिए, डेटा बैकअप्स भी स्विफ्ट बना के रखता है। और इसके अलावा सिंडर है। अब देखो स्टोरेज सिस्टम ऑब्जेक्ट और फाइल्स के लिए सिर्फ स्विफ्ट नहीं है, स्विफ्ट और सिंडर दोनों ही ऑब्जेक्ट स्टोरेज के काम आते हैं। ये ब्लॉक स्टोरेज कंपोनेंट है, ये ऑब्जेक्ट के बेसिस पे या फिर ये ब्लॉक फाइल स्टोर करता है। और जबकि ये क्या करता है, ये ट्रेडिशनल वे में स्पेसिफिक लोकेशन में स्टोर करता है डिस्क के। और ये ज़्यादातर ये हाई फास्ट रीड राइट स्पीड्स होती है ना, उनके लिए हम लोग सिंडर ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू स्विफ्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इन सिनेरियोज वेयर डेटा एक्सेस स्पीड्स मैटर, यहाँ पे मतलब डेटा रीड स्पीड, डेटा राइट स्पीड, ये सारी चीज़ें मैटर तब करेंगी ना जब आप किसी फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में हो। और सिंस ये आपकी स्टैंडर्ड लोकेशन ऑन डिस्क पे स्टोर करता है, तो यहाँ पे रीड राइट स्पीड्स डिस्क की कैपेबिलिटी पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सब नेटवर्क बेस्ड है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और फाइल्स कहीं और स्टोर कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, और ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड यानी कि हार्डवेयर डिस्क पे स्टोर कर रहा है। तो इन दोनों के बेसिस में ये ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इसकी 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा हम आते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन क्या है, ये नेटवर्किंग कंपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग मतलब ये कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ये न्यूट्रॉन कराता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन से नेटवर्किंग याद कर लेना। फिर आता है होराइजन। होराइजन आपका डैशबोर्ड का काम करता है। डैशबोर्ड मतलब जितने हमने अभी देखा था ना, इसके सारे कंपोनेंट्स एपीआई से कंपैटिबल हैं और उसी के बेसिस पे कंट्रोल हो सकते हैं। तो वो जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं वो सारी रिपोर्ट्स आपको होराइजन दिखाएगा डैशबोर्ड पे, ठीक है। होराइजन आपका ओपन स्टैक का डैशबोर्ड है और ये द डेवलपर कैन एक्सेस एवरीथिंग थ्रू एपीआईज, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो होराइजन आपका डैशबोर्ड हो गया। फिर की स्टोन आता है। की स्टोन क्या है ना, की का मतलब क्या होता है, की का मतलब चाबी, चाबी का मतलब एक्सेस। तो ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का काम करता है ओपन स्टैक के लिए। ये एक सेंट्रल लिस्ट बना कर रख लेता है सारे यूजर्स, उनके रिसोर्सेज और उनकी परमिशंस की, ठीक है। तो परमिशंस मतलब जिन जिन की कीज हो सकती है ना,
कीज़ की तरफ से समझ लेना। तो परमिशन की तरह ये सारे यूज़र्स की सेंट्रल लिस्ट बनाता है, जिसमें यूज़र्स तो होंगे, उन पे जितने रिसोर्सेज का एक्सेस है वो भी लिखा होगा, और उन एक्सेस पे कौन कौन सी परमिशंस तक वो एक्सेस कर सकते हैं वो भी लिखा होगा, ठीक है। फिर आता है ग्लांस। ग्लांस का मतलब इमेज सर्विसेज फॉर ओपन स्टैक। इमेज सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि इमेज मतलब फोटो वाली इमेज, वैसी नहीं है ये। जब आपकी कोई वर्चुअल मशीन चल रही होती है तो किसी भी स्टेट में अगर आप उसका स्नैपशॉट ले लेते हो या फिर उसका सारा डेटा एक जगह कैप्चर कर लेते हो, उसको हम एक इमेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ओएस इमेजेस आपने सुनी होगी कि वो जैसे विंडोज़ की इमेज आती है ना, विंडोज़ 7 की अलग इमेज आती है, 10 की अलग इमेज आती है। तो ये वैसी इमेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। और उन्हीं इमेजेस को, जिसको हम स्नैपशॉट्स भी कहते हैं, वर्चुअल कॉपीज़ ऑफ हार्ड डिस्क, ये स्टोर करता है। यही इमेजेस क्या कर सकती हैं, टेम्पलेट्स के बेसिस पे यूज़ आ सकती हैं। टेम्पलेट मतलब मानो आपने ऐसे समझो, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझो। मानो कि मैंने एक वीएम बनाया, वीएम पे मैंने 3 प्रोसेसर्स, 2 हार्ड डिस्क को एज अ सेटिंग रख दी और उसी के बेसिस पे वो चल रहा था। अब ये जो इमेज है ना, इसको उसने जैसे ही डिप्लॉय कर रहा था, ग्लांस ने उसका स्नैपशॉट लेके सेव कर लिया। अब अगली बार जब मैं वीएम बनाने जाऊंगा, मानो मुझे दूसरे वीएम की भी ज़रूरत हो गई, तो वो मुझको ये जो सेटिंग्स मैंने करी थी इसके लिए, यही सेटिंग्स रिकमेंड करेगा कि ये वाला जो वीएम आप बनाने जा रहे हो, इसमें भी आपको 3 प्रोसेसर्स, 2 हार्ड डिस्क और यही वाला ओएस चाहिए, जैसे आपने पिछले वाले में किया था। तो इसको क्या कहते हैं, इमेज एज अ टेम्पलेट, ठीक है। तो इमेज एज अ टेम्पलेट का काम ग्लांस का हो गया। फिर आते हैं सीलोमीटर। सीलोमीटर आपका टेलीमेट्री और बिलिंग सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये सिस्टम यूसेज को रिकॉर्ड करता है हर एक यूज़र के लिए। तो हर एक यूज़र कितना रिकॉर्ड कर रहा है, सॉरी, हर एक यूज़र कितना सिस्टम को यूज़ कर रहा है ना, उसकी टेलीमेट्री कितनी जा रही है, उसके बेसिस पे बिलिंग सर्विसेज आपका सीलोमीटर प्रोवाइड करता है। और इन सबको एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए एक हीट आता है। हीट क्या है, ये ऑर्केस्ट्रेशन कंपोनेंट है आपके ओपन स्टैक का, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो आपकी स्टोर होती हैं फाइल्स में, ये वो सारी रिक्वायरमेंट स्टोर करके रखता है, ठीक है। और वो सारी रिसोर्सेज जो उस ऐप के लिए नेसेसरी है, वो सब भी हीट स्टोर करके रखता है। तो इन सबको ऑर्केस्ट्रेट कर ही रहा है, सारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट स्टोर कर रहा है और उसकी सारी रिसोर्सेज स्टोर कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो अगर याद नहीं आ रहा है तो। नोवा कंप्यूट इंजन है, नोवा सारी कंप्यूटिंग करता है। स्विफ्ट और सिंडर ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ये ब्लॉक स्टोरेज है, ठीक है। ये दोनों स्टोरिंग का काम करते हैं, बस ये ऐसे करता है और ये डिस्क पे करता है ट्रेडिशनल वे। तो नोवा कंप्यूट इंजन, ये दोनों स्टोरेज। फिर न्यूट्रॉन नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, होराइजन डैशबोर्ड के लिए, कीस्टोन आई एम के लिए। अभी हमने आई एम यूनिट 4 में पढ़ा था ना अच्छे से, उसको वहाँ पे चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कीस्टोन आई एम के लिए हो गया। ग्लांस इमेज स्नैपशॉट्स और टेम्पलेट्स के लिए हो गया, ठीक है, इमेज एज अ टेम्पलेट। फिर सीलोमीटर आपकी बिलिंग के लिए हो गया और हीट ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हो गया। इसके बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ओपन स्टैक पे। तो हमारा जो रैपिड इनोवेशन वाला पॉइंट है, इनेबल्स रैपिड इनोवेशन। यहाँ इनोवेशन इसलिए रैपिड हो जाती है क्योंकि हमारी डेटा रीड राइट एक्सेस स्पीड को ले लो, चाहे नेटवर्किंग स्पीड को ले लो, है ना, चाहे आप पूरा डिप्लॉय करने की स्पीड को ले लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के इतने सारे कंपोनेंट्स हैं और ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपकी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं। इसी वजह से आप इनोवेशन जल्दी जल्दी कर सकते हो। अगर आपको अपनी कोड की डिप्लॉयमेंट बहुत जल्दी दिख जा रही है तो आप उसमें इनोवेट करके कुछ नया बना सकते हो। इसीलिए यहाँ पर रैपिड इनोवेशन हो जाती है। और कट्स डाउन टाइम टू मार्केट। अब जब हम लोग डेवलप करते हैं और फिर जो डिप्लॉय करते हैं मार्केट के लिए, उसके बीच में टाइम ये कट डाउन कर देता है। वही क्यों, क्योंकि वही बात है, इसकी बहुत फास्ट है, ठीक है, बहुत डिपेंडेबल है, बहुत रिलायबल है और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है बिटवीन द कंपोनेंट्स। फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और स्केलेबिलिटी भी बूस्ट करता है। अब जहाँ तक स्केलेबिलिटी की बात है, ये किसी जो हमारे स्टैंडर्ड चलते हैं ना, जैसे AWS का EC2 हो गया या फिर गूगल का GCP हो गया, उनसे उनके जितना स्केलेबल तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा स्केलेबल है। स्मॉल और मीडियम बेस्ड बिजनेसेस के लिए ये बहुत अच्छा है और स्केलेबल है, ठीक है। क्योंकि वो सब क्या है, अगर आप वो सब पे जाओगे, क्योंकि ये ओपन सोर्स है ना, तो ये आपको इतने ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा कि स्केलेबिलिटी अब इतनी मैटर नहीं करेगी। अगर आप अमेजोन पे जाओगे या फिर गूगल पे जाओगे तो वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेंगे जितना कोई भी आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेके करोगे तो वो इफेक्टिव पड़ेगा। इसी वजह से स्केलेबिलिटी इसका इतना बड़ा इशू नहीं है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ ये अग्री करता है, मतलब जितने भी लॉ स्टैंडर्ड्स बने हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, उन सब के साथ ये अग्री करता है। और ये इसी के साथ आपका ओपन स्टैक खत्म हो गया। देख लो बहुत जल्दी हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड फेडरेशन। अब आप लोगों ने क्लाउड फेडरेशन यूनिट 4 में इतने अच्छे से पढ़ रखी है, आपको इसको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब चाहे इसको एक्सप्लेन कर देना या फिर जो वहाँ से पढ़ा है वो एक्सप्लेन कर देना। कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हो ना कैसे रिपीट हो रही हैं, तो वही है यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस बस बढ़ाने का तरीका है और अगर आप वो पढ़ के चले जाओगे तो भी इसको लिख पाओगे। तो क्लाउड फेडरेशन क्या है, वही है प्रैक्टिसिंग ऑफ इंटरकनेक्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स ऑफ 2 और मोर CSPs फॉर लोड बैलेंसिंग या फिर डिमांड फुलफिलिंग, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए होगे, इसको मैं वहाँ पे इतना अच्छे से समझा चुका हूँ। अब यूनिट 4 की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपकी रिवीजन और हो जाएंगी, ठीक है।
फिर इंटीग्रेट्स प्राइवेट, कम्युनिटी एंड पब्लिक क्लाउड्स, ये भी मैं समझा चुका हूँ। ये मल्टीनेशनल क्लाउड सिस्टम है। मल्टीनेशनल क्यों है ना, क्योंकि आपको पता है क्लाउड क्या है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ये ग्लोबल तरीके में एक्सपेंसिव है। तो एक से दूसरे नेशंस में या फिर रीजन्स पे या फिर जोन्स में हर जगह ये फैला हुआ है। और जब दो इंफ्रास्ट्रक्चर कंबाइन होते हैं ग्लोबल लेवल पे तो ये मल्टीनेशनल क्लाउड सिस्टम बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके मेन रिलाइंग यही है कि इसकी रिलायबिलिटी यहाँ पे आती है कि जो डेटा सेंटर्स हैं वो फिजिकल लोकेशंस पे स्टोर्ड है, ठीक है। इसी वजह से क्लाउड फेडरेशन इसी चीज़ पर रिलाई करता है कि सारे डेटा सेंटर फिजिकल लोकेशन पे स्टोर्ड है। अब सिर्फ दो दो अप्रोचेज ही हैं क्लाउड फेडरेशन को रीच करने के लिए। पहला तो सेंट्रलाइज मॉडल और दूसरा क्लेम बेस्ड मॉडल। सेंट्रलाइज मॉडल क्या होता है ना, ये दो ऑपरेशन लोड्स या फिर दो ऑपरेटिंग या फिर ऑपरेशनल लोड्स किसी भी ट्रांजैक्शन में उन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। पहला तो वो बंदा जो आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेंट्रलाइज फेडरेशन मॉडल में आइडेंटिटी प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर ये दोनों मेन ऑपरेशनल रोल्स होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। और क्लेम बेस्ड मॉडल देखो, addresses the authentication problem and requirement claims from the user to access या फिर compute transaction। अब यहाँ ट्रांजैक्शन के दो ऑपरेशनल रोल्स डिस्टिंग्विश हो रहे थे। यहाँ ट्रांजैक्शन को जब कंप्यूट या फिर एक्सेस करने जा रहा है बंदा तो उससे बहुत सारे क्लेम्स मांगता है क्लेम बेस्ड मॉडल, कि तुम कौन हो, कोई आइडेंटिटी प्रोवाइड करो कि मैं तुम्हें ऑथेंटिकेट कर पाऊँ कि तुम अपना ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। ये होता है क्लेम बेस्ड मॉडल। तो ये दो तरीके में हमने क्लाउड फेडरेशन को अचीव कर लिया। इसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड फेडरेशन। क्लाउड फेडरेशन की बेनिफिट्स में पहला तो ये कि अलाउस क्लाइंट टू ऑप्टिमाइज आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज जो हमारी जो भी कंप्यूटिंग थी, स्टोरेज थी, रिसोर्सेज थे, नेटवर्किंग थी, है ना, ये सब ऑप्टिमाइज हो जाती हैं और फिर एक चॉइस मिल जाती है। अब आपको पता है कि जो क्लाउड फेडरेशन है इसमें एक अकेला क्लाउड तो है नहीं, ग्रुप ऑफ क्लाउड्स हैं। उनमें से आप बेस्ट प्रोवाइडर को खुद ही चूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको सबकी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, सबकी कॉस्ट दिख रही है और सबके जितने रिसोर्स अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये भी दिख रहा है आपको। इसी वजह से आप खुद से बेस्ट प्रोवाइडर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट क्लाउड रिसोर्स पूल्स, अब हमको पता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कंबाइन करके बैठे हैं तो रिसोर्सेज पूल्स बने होंगे। एनी रिसोर्सेज पूल्स पे हमारे जो एप्लीकेशंस होता है ना उनको अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स में चलने की पूरी फ्रीडम मिल जाती है। अब फ्रीडम समझो कि तो किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए दो टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली तो वो जो मिनिमम होती है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मतलब वो सारी रिक्वायरमेंट्स जिसमें एप्लीकेशन अपने बेसिक बेयर या क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर पाए। और फिर होती हैं रिकमेंडेड या फिर अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट्स जिसमें वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कर सकता है। तो हर एप्लीकेशन को खुल के चलने के लिए अच्छे खासे रिसोर्स पूल्स मिल जाते हैं जिसपे वो अपने अप्रोप्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा वो हो गया एप्लीकेशन के लिए, ये एक प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर अलाउस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड्स। अब आप इतने सारे रिसोर्स पूल्स हो गए तो फिर आप अपने वर्कलोड को हर एक रिसोर्स को एक्टिव करके अपने वर्कलोड को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके क्लाउड फेडरेशन के बेनिफिट्स हो गए। इसके बाद हम आते हैं लेवल्स ऑफ क्लाउड फेडरेशन में। तो इसके चार अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं परमिसिव फेडरेशन में। परमिसिव फेडरेशन वो होती है जहाँ पे सर्वर एक पेयर टू पेयर नेटवर्क से कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा और बस इतनी रहती है कि सर्टिफिकेट चेकिंग नहीं करता विदाउट वेरीफाइंग आइडेंटिटी यूजिंग डीएनएस लुकअप्स या फिर सर्टिफिकेट चेकिंग। तो ये एक एक करके इम्प्रूव होता जा रहा है, ठीक है। ये मॉडल जो है ये इससे इम्प्रूवड है, वो वाला जो मॉडल है वो इससे इम्प्रूवड है, ठीक है। ये वाला मॉडल इससे इम्प्रूवड है। तो ऐसे चलता है लेवल्स पे। यहाँ क्या है, सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन और पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट करते वक्त ना ही वो कोई सर्टिफिकेट चेकिंग करता है ना ही वो डीएनएस लुकअप्स करता है कि कौन कर रहा है एक्सेस और कहाँ से कर रहा है एक्सेस। तो यहाँ पे हमको ये नहीं मिलता। इसके बाद आया वेरिफिकेशन फेडरेशन। यहाँ क्या है, अभी हमने देखा कि ये सर्टिफिकेट चेकिंग नहीं कर रहा है, ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट कनेक्शन आफ्टर वेरिफिकेशन। अब चाहो आप डीएनएस लुकअप कर सकते हो। ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन करता है ये डीएनएस लुकअप के बेसिस पे ही करता है। यहाँ कोई टाइप की वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, यहाँ वेरिफिकेशन हो रही है। लेकिन अभी भी एक चीज़ रह गई, यहाँ जो हमारा कनेक्शन है ना वो अभी भी नॉन इनक्रिप्टेड है। यहाँ भी नॉन इनक्रिप्टेड था, यहाँ भी नॉन इनक्रिप्टेड है। इसको फिक्स करने के लिए आया इनक्रिप्टेड फेडरेशन। तो इसमें देखो, इसमें कुछ 6 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो TLS। तो ये एक कंडीशन है, ठीक है। TLS जब हमारा पेयर सपोर्ट करेगा तभी तो कनेक्शन होगा, ठीक है। इनके पास अच्छी खासी इंक्रिप्शन आ गई। TLS एक लेवल ऑफ इंक्रिप्शन होता है। तो अगर हमारा पेयर सपोर्ट कर रहा है इस लेवल ऑफ इंक्रिप्शन को तभी हमारा सर्वर इससे कनेक्ट करेगा। उसके बाद इसके अलावा इसको सर्टिफिकेट्स भी प्रेजेंट करने होंगे क्योंकि हमने देखा था अभी यहाँ नहीं हो रहे थे, इसके नीचे वाले में होते लेकिन यहाँ नहीं होते। इसको भी फिक्स कर दिया सर्टिफिकेट प्रेजेंट करके, ठीक है। लेकिन बोथ पार्टीज प्रोसीड टू वीकली वेरीफाई आइडेंटिटी सर्वर डायल बैक। अब यहाँ पे ये एक लेवल यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डायल बैक है
जो डिफाइन करता है सर्वर डायल बैक प्रोटोकॉल को। अब देखो सर्वर डायल बैक प्रोटोकॉल क्या होती है, ये डीएनएस को यूज़ करता है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने डिजिटल सर्टिफिकेट दिखा दिया, इसके अलावा डीएनएस का यूज़ भी करता है वेरिफिकेशन के लिए। बस इतना है कि इसका ऑथेंटिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कम से कम ये एड्रेस प्रूफिंग जो होती है ना, उससे बचा लेता है हमको। डीएनएस वैलिड है कि नहीं ये तो बाद में देखता है, बस ये डीएनएस एड्रेस प्रूफिंग नहीं कर रहा है ये तो देख लेता है। ठीक है, एक्सएमपीपी सर्वर्स के बेसिस पे जो अभी भी 2000 साल सॉरी एक्सएमपीपी के सर्वर्स पे जो अभी भी 2000 से चल रहे हैं। ठीक है, अब ऑफकोर्स डिजिटल सर्टिफिकेट तो पेयर ने प्रेजेंट कर दिया और वीकली आइडेंटिफाई भी कर लिया और सर्वर डायल बैक प्रोटोकॉल के बेसिस पे। अब सर्वर डायल बैक प्रोटोकॉल आपको पता था कि डीएनएस यूज़ करता है, और एड्रेस प्रूफिंग भी चेक कर लिया हमने कि है कि नहीं। इसके अलावा भी हमारा इंक्रिप्शन आया, लेकिन वो वीक है क्योंकि वीक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुई है। इसी की वजह से इनक्रिप्टेड फेडरेशन अभी भी इतना अच्छा नहीं है। इसको फिक्स करने आया ट्रस्टेड फेडरेशन। ट्रस्टेड फेडरेशन समझो, ये क्या होता है, एक्सेप्ट्स ओनली फ्रॉम पेयर्स। कौन से पेयर्स? अंडर कंडीशन दैट पेयर सपोर्ट्स टीएलएस एज वेल एज प्रेजेंट्स डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशूड बाय अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से वो एक स्टैंडर्ड होगी ना, जिससे सर्वर को वेरीफाई हो जाएगा कि ये बंदा सर्टिफाइड है और ये ऑथराइज बंदा है। तो द लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड रूट सी इज डिटरमाइंड बाय वन और मोर फैक्टर्स। अब ये जो हमारा जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है ना, जिसके बेसिस पे या फिर जिससे वेरीफाइड डिजिटल सर्टिफिकेट पेयर प्रेजेंट करने वाला है, ये बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से सिलेक्ट की जाती है। इसको हम लोग सी ए बोलते हैं। ठीक है, सी एस। तो इसको हम लोग ओएस के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा एक्सएमपीपी सर्वर वो यूज़ कर रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर कौन सा है, या फिर उसकी लोकल सर्वर पॉलिसी क्या है। उसके बेसिस पे हम लोग सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को सिलेक्ट करते हैं, और इसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को ट्रस्ट करके हम पेयर्स को कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो डिजिटल सर्टिफिकेट बंदे ने दिया है वो इसी की तरफ से वेरीफाई किया गया, इसीलिए ये ट्रस्टेड फेडरेशन हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपके ये चारों खत्म हो जाते हैं, और इसके दो और पॉइंट्स समझ लो। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स नॉट ओनली इनक्रिप्ट चैनल बट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। अब आपको पता है डिजिटल सर्टिफिकेट जो भी हमारी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने प्रोवाइड किया है, ये सिर्फ चैनल इंक्रिप्शन के लिए नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वो पूरी जो सर्टिफिकेट है वो एक वेरिफिकेशन है उस बंदे का कि वो बंदा वैलिड है, और इस चीज़ का कंफर्मेशन आपको वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी दे रहा है कि वो कह रहा है कि ये बंदा वैलिड है। ठीक है, तो अगर ये बात में नहीं निकला तो ब्लेम इस पे तो कम जाएगा, उस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पे ज़्यादा जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्रस्ट करने से पहले उतने सारे प्लेटफॉर्म्स और उतनी सारी कैटेगरीज पे उनको असेस कर ले रहे थे बेस्ट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को देखने के लिए। इसके अलावा डीएनएस पॉइजनिंग अटैक्स भी बच जाते हैं, और जो हमारी डिफरेंस है वो भी आराम से ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, फेडरेशन मोर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। सो तो इसके डीएनएस पॉइजनिंग अटैक्स जो होते हैं ये तो आपके प्रिवेंट हो गए, लेकिन जो फेडरेशन है ये डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन बन जाता है। डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन मतलब क्योंकि हमारे पास इतने सारे वो आ गए ना, मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन। अगर बंदा कोई भी फेल कर देता है तो फिर फेडरेशन फेल हो जाएगी। इसी वजह से ये काफ़ी कम ही केसेस में फेडरेशन अलाउ करता है, लेकिन ये काफ़ी सिक्योर फेडरेशन अलाउ करता है। इसी वजह से इसको ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस देख लो, 4 ही एडवांटेजेस हैं। पहले तो अवेलेबिलिटी गारंटी की, अवेलेबल रहेंगे सारे रिसोर्सेज। परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस रहेगी। कन्वीनियंस रहेगा, और डायनामिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने देखा था कि रिसोर्स पूल अगर फेडरेशन में हमको मिल रहा है तो उसी के हर एक सर्वर को एक्टिवेट करके हम अपने वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्लाउड फेडरेशन है इसको अचीव करने के मॉडल्स देखो यार। पहला तो सिमेंटिक मॉडल। सिमेंटिक्स मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जैसे काम करता है वैसे ही सिमेंटिक्स मॉडल भी करता है, और ये इंटर ऑपरेटेबिलिटी प्रोवाइड करता है और रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सिमेंटिक्स था। फिर मार्केट ओरिएंटेड मॉडल आया जो कंप्यूटेशन सर्विस प्रोवाइड करता है और कमर्शियलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, कमर्शियलिटी पे इसका ज़्यादा फोकस रहता है, और इसके 4 कंपोनेंट्स रहते हैं। पहला तो क्लाउड्स खुद रहेंगे, फिर एप्लीकेशन ब्रोकर रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन ब्रोकर वो रहता है ना जो एप्लीकेशन और क्लाउड के बीच में अग्रीमेंट्स करेगा। फिर क्लाउड कोऑर्डिनेटर रहेगा। क्लाउड कोऑर्डिनेटर क्लाउड कैरियर और इसके बीच में काम करता है। और फिर एक कॉन्सेंट्रेटर रहेगा। यही चारों कंपोनेंट्स में मार्केट ओरिएंटेड मॉडल काम करता है क्लाउड फेडरेशन का। और फिर हमारा आता है एक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के बारे में हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था, इसका नाम था रिजर्वॉयर। ये एक प्रोजेक्ट है बेस्ड बाय आईबीएम, और इसका ऑब्जेक्टिव है क्लाउड फेडरेशन एनवायरनमेंट की ऑफरिंग्स प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। ठीक है, क्लाउड फेडरेशन एनवायरनमेंट्स को ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बेसिस पे प्रोवाइड करता है। इसके बाद में 2-4 चीज़ें पढ़ लो। ठीक है, ये सबसे पहले ये तो लूज कपलिंग को फोकस करता है। लूज कपलिंग मैंने आपको बताया था कि जब दो अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में इतनी डिपेंडेंसीज नहीं होंगी तो फिर लूज कपलिंग कंडीशन कहते हैं उसको। ठीक है, इससे क्या प्रिवेंट होगी? सबसे पहले तो स्केलेबिलिटी डिफिकल्टीज प्रिवेंट हो जाएंगी। अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो फिर आप इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऐड कर सकते हो और उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ इंटरऑपरेटेबिलिटी
को भी ये प्रिवेंट करता है। लैक ऑफ सपोर्ट टू बिजनेस सर्विस मैनेजमेंट को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये 2-4 चीज़ें पढ़ लो, वहाँ लिखाना। फिर इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। 4 फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। पहला तो रैपिड इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स एंड सर्विसेज, फिर डायनामिक इलास्टिसिटी, सीमेंटिक्स एंड कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन और इंडिपेंडेंस ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। और इसी के साथ आपका रिजर्वर भी खत्म होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स थे मैंने वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करके एक्सप्लेन कर दिए हैं। और होमवर्क भाई आज कुछ नहीं देगा तुम्हारा। तो इसी के साथ आप बाकी सारे जितने भी मैंने लिखे हैं इन सारे चीज़ों को आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और पूरी प्लेलिस्ट के लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके रिविजन के लिए। ठीक है, और हैप्पी एंडिंग हो तो यही है, और फिर और क्या, बेस्ट ऑफ लक।